नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन मूल्यांकन सेशन में स्वागत है आप सभी का। मूल्यांकन कक्षा आप देख रहे हैं, इसमें विशेष रूप से समयबद्ध तरीके से जितनी भी कॉपियां सबमिट की गई होंगी, जितनी भी कॉपियां हमें उपलब्ध हुई होंगी, जो आपको निर्धारित समय आपके लिए बताया गया था, उस समय के अंदर जितनी भी कॉपियां यहां पे सबमिट की गई हैं, 3 से 4 ही कॉपियां हैं, उन सभी का मूल्यांकन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उनकी कमियों को हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी कॉपियाँ हैं जो विलंब से, ज़्यादा संख्या में ऐसी कॉपियाँ हैं जो विलंब से शेयर की गई हैं। विलंब से शेयर की जाने वाली उन्हीं कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा जिनके पास कोई ठोस कारण होगा कि क्यों वो विलंब से शेयर कर रहे हैं। यदि कोई जॉब में है तो उसका भी डिटेल वहाँ पे उपलब्ध कराएगा, तभी जाके उनका मूल्यांकन होगा। क्योंकि हमें इस सेशन को प्रासंगिक बनाना है, और प्रासंगिक तभी हो सकता है जब हम समयबद्ध तरीके से एक निर्धारित समय में चीज़ों को लिखने का प्रयास करें, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमारी नहीं हो पाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। और ये जो कॉपियाँ यहाँ पे भेजी जाती हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर जो भेजी जाती हैं, ये बैकएंड टीम द्वारा भेजी जाती हैं, जो निश्चित समय पर जो छूट दी गई हैं उस आधार पे वो सिलेक्ट करके फिर कॉपियाँ यहाँ पे भेजते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आएगी वही यहाँ पे सबमिट की जाएगी। तो जिन्होंने पेज का फ़ोटो खींच के भेजा है, आपने 10 पेज लिखा है तो 10 पेज फ़ोटो खींच के भेज दिया है, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है। क्योंकि यदि सभी इस तरह से 10 लोग आप में से हो और 10 में से इसी तरह से 3-3 पेज सभी ने लिखा है, और इस तरह से पेज का यदि फ़ोटो खींच के आप भेजते हो 30 पेज, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन में ओपन होता है गैलरी सेक्शन में या ऐप में, तो वहाँ पे हम एक एक करके छांट नहीं सकते हैं कि कौन सी किसकी कॉपी है। तो वहाँ पे समस्या होती है, समय जो है वो बर्बाद होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट स्कैनर बहुत एक सिंपल सा, आप कह सकते हो मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बनाने के उपरांत शेयर करिए, तब आपकी कॉपियों का मूल्यांकन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मजबूर हैं, कोई मदद आपकी नहीं कर सकते यदि आप पेज के फॉर्मेट में कॉपियाँ सबमिट करते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो प्रश्न है उसका एक डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। डिस्कशन के साथ साथ जो कॉपियाँ सबमिट की गई हैं उनका इवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जो टॉपिक हम लिखें, जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करें, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक नोट्स भी हम प्रॉपर तैयार कर सकें, तो इसलिए कम से कम 25 से 30 मिनट आपको इसमें नोट डाउन भी कराया जाएगा संबंधित आयोग से लेकर के। जरूरी नहीं कि हम इसी प्रश्न के बारे में बात करेंगे, हम नीति आयोग के बारे में आपको नोट डाउन करा देंगे कि भाई नीति आयोग क्या है, कैसी संस्था है, क्या उद्देश्य था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देंगे। ठीक है, चलिए तो सभी उपस्थित हो जाएं। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न के डिस्कशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या आपने नहीं किया है। इन सब पर हम बात करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई भी प्रश्न मिले, ठीक है, उसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ा नीति आयोग क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तथा नीति आयोग के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों एवं समाधान की विवेचना करें। जब हमने इस प्रश्न को 2 बार पढ़ा, ठीक है, 3 बार पढ़ा, तो हमें कुछ कीवर्ड नजर आए, और इस प्रश्न में पहला कीवर्ड नजर आया नीति आयोग। पहला कीवर्ड क्या नजर आया? नीति आयोग। यहाँ पर पहला कीवर्ड नजर आया। आगे हमने पढ़ा तो देखा गया है कि इसके बारे में विस्तार से बताया। इसके बारे में किसके बात हो रही? नीति आयोग की बात हो रही है। आगे जब हमने देखा तो देखने को मिला कि नीति आयोग के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं उसके समाधान की विवेचना कीजिए। मतलब इस प्रश्न में कुल मिलाकर 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला, नीति आयोग क्या है और उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी। दूसरा, नीति आयोग के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां, और तीसरा, इसके समाधान क्या हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। अब जैसे हम नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि आपको पता होगा नीति आयोग नामक इस संस्था की जो स्थापना हुई थी, ये जो संस्था बनाई गई थी, आप जानते हैं कि 1950 में एक संस्था थी। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए, ठीक है, एक आप कह सकते हो एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, क्या नाम था इसका? इसका नाम था
योजना आयोग। योजना आयोग की हमने बात किया था, 1950 की बात आती है, योजना आयोग का हमने गठन किया। क्या बनाया है यहाँ पे? योजना आयोग। और ये जो योजना आयोग था ये लगातार योजनाओं के माध्यम से देश को आगे ले जा रहा था। नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि नीति आयोग की जो स्थापना थी वो नीति आयोग की स्थापना इसी योजना आयोग के आधार पर की गई। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना इसी योजना आयोग के स्थान पर की गई। और नीति आयोग की जब हम बात करते हैं आपको पता होगा कि केंद्र सरकार और जो कह सकते हो राज्य हैं, मतलब जो हमारा सेंटर है, जो हमारे विभिन्न स्टेट हैं, उनमें संघवाद की जो भूमिका है, आप जानते हैं संघवाद की ही भूमिका को लगातार आगे बढ़ा रहा है नीति आयोग। ऐसा बोला जाता है कि नीति आयोग लगातार केंद्र और राज्यों में एक समन्वय की कड़ी है, सामंजस्य स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। ये जो नीति है, इस शब्द का अपना फुल फॉर्म भी भारत सरकार द्वारा बताया गया। जब इसका गठन हुआ तो बताया गया भाई नीति है क्या। नीति के लिए बताया गया कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या बोला गया कि इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये बोला गया। इसके बाद बोला गया कि नीति आयोग का काम सरकारी योजनाओं से जुड़ी दीर्घकालिक नीतियां बनाना है। नीति आयोग का काम क्या होगा? सरकारी योजनाओं से जुड़ी दीर्घकालिक नीतियां बनाएगा। ये दीर्घकालिक नीतियां बनाएगा। ये दीर्घकालिक नीतियां बनाने के साथ साथ नीति आयोग और क्या करेगा? तो दीर्घकालिक नीतियां बनाने के साथ साथ इन योजनाओं के लिए संसाधन का जो पता लगाएगा वह भी नीति आयोग लगाएगा। मतलब नीति आयोग दीर्घकालिक नीतियां बनाएगा, इन नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लागू कराया जाए, उसको लेकर के संसाधनों पर भी जो सुझाव होगा, संसाधनों पर भी जो कार्य होगा वो नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। नीति आयोग ही उस पर कार्य करेगा। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया और इसके गठन से ही योजना आयोग जो था वो समाप्त हो गया। मतलब गठन के तुरंत बाद योजना आयोग समाप्त हो गया। योजना आयोग की जो खामियां थी, योजना आयोग पर जो सवाल उठ रहे थे, योजना आयोग पर जो विवाद की बात होती थी, उन सभी को लेकर, उन सभी खामियों को दूर करने के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ राज्य और केंद्र में समन्वय साथ बनाकर हम विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे दीर्घकालिक नीतियों का क्रियान्वयन हम कर सकें, इन सब को लेकर के नीति आयोग का गठन किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले यही बताएंगे बेसिक जानकारी नीति आयोग के बारे में। जब हम इसकी भूमिका लिखेंगे या प्रस्तावना लिखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले बेसिक जानकारी, और याद रखिएगा मुख्य भाग कम से कम 75 से 80% होना चाहिए और 10% भाग भूमिका में, 10% भाग निष्कर्ष में रहना चाहिए। तो यहाँ पे 10% भाग आप नीति आयोग क्या है उसके बारे में आप बता देंगे। नीति आयोग केंद्र और राज्यों को साथ एक मंच पर लाकर कैसे सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इन सब के बारे में आप बताएंगे। कहाँ पर? इन सब के बारे में आप बताएंगे भूमिका में। आप यह भी बताएंगे कि नीति आयोग के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, भूमिका में ही आप बता सकते हैं कि भाई जो नीति आयोग है उसके 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और कौन कौन से हैं? पहला है टीम इंडिया हब, पहला टीम इंडिया हब, और दूसरा जो केंद्र आपको देखने को मिलता है वह है ज्ञान और नवाचार हब। ज्ञान व नवाचार हब। तो आप क्या करोगे? आप नीति आयोग के बारे में पूरी बेसिक जानकारी कि भाई नीति आयोग क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसके स्थान पे बनाया गया,
क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें आप प्रस्तावना में बता दोगे। और जब आप भूमिका या प्रस्तावना आप लिख लेते हो, फिर आप पहुंचोगे अपने प्रश्न के मुख्य भाग में। और प्रश्न के मुख्य भाग में आप जैसे पूछा गया है नीति आयोग के बारे में डिटेल्ड जानकारी, तो डिटेल्ड जानकारी में क्या बताओगे कि भाई नीति आयोग का जो प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, नीति आयोग का जो स्वरूप है उसके बारे में आप चर्चा करोगे। तो नीति आयोग के प्रशासनिक ढांचा और स्वरूप के बारे में आप बताओगे। भूमिका आपकी कंप्लीट होगी, बेसिक जानकारी आपने दे दिया। भूमिका के बाद फिर आपको प्रशासनिक ढांचा और स्वरूप के बारे में बताना है। प्रशासनिक ढांचा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप बताइए कि इसके अध्यक्ष होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपको नीति आयोग के बारे में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो आता है वो है शासकीय परिषद। शासकीय परिषद में ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े होते हैं, तो शासकीय परिषद हो गया। शासकीय परिषद के बाद तीसरा जो इसमें देखने को मिलता है इसमें वो है क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद के बाद आपको देखने को मिलता है विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य अध्यक्ष हो गए, शासकीय परिषद हो गए, क्षेत्रीय परिषद हो गए, इसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य हो गए, फिर पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा हो गया। आगे बढ़ोगे आप तो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। और पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा में जब हम बात करते हैं तो यहीं पर आप बताओगे उपाध्यक्ष के बारे में, यहीं पर आप बताओगे सदस्यों के बारे में, यहीं पर आप बताओगे पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आप जानकारी दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में पूर्णकालिक ढांचे के अंतर्गत इनके सीईओ के बारे में बताना है। ध्यान रखें, जब पूर्णकालिक ढांचे के बारे में बताते हैं तो सीईओ के बारे में बताना अनिवार्य है। तो ये तो हो गया नीति आयोग के बारे में बेसिक, भाई इनका ढांचा क्या है, किस प्रकार की ये संरचना है, किस प्रकार से ये संगठन है, इसके बारे में बात हो गई। इसके बाद फिर आप बताओगे, क्योंकि बोला गया है नीति आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी, तो नीति आयोग के कार्य क्या हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कार्य देखो, इस प्रश्न में क्या क्या बोला गया है, चुनौतियां बोला गया है, और चुनौतियों के साथ साथ बोला गया है कि उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको चुनौतियां कब पता चलेंगी, जब आपको पता होगा कि संबंधित संगठन का कार्य क्या है, तभी तो आप इसकी चुनौतियों के बारे में बता सकते हो। और जब तक कार्य के बारे में नहीं पता होगा तो चुनौतियों के बारे में कैसे बता सकते हो। और जब कार्य नहीं पता है, चुनौतियां नहीं पता है, तो समाधान के लेके या उपाय को लेकर के कैसे आप बात कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना जरूरी है कि भाई इनका कार्य क्या है। जब हम कार्य को जानेंगे कि भाई इस संगठन का ये कार्य है, तभी तो हम उनमें देख पाएंगे ना कि उन कार्यों को करने में जो उसका कर्तव्य है, उनके कर्तव्य जो उनके दायित्व हैं, उनके निर्वहन में चुनौतियां क्या आ रही हैं। अब जब चुनौतियां हमें पता चलेंगी तभी तो हम सुझाव दे पाएंगे ना। तो सबसे पहले कार्य जरूरी है। अब यहाँ पे नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के कार्यों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि आप जानते हैं कि नीति आयोग जो होता है वो केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वय की कड़ी के रूप में काम करता है। केंद्र व राज्य सरकारों को विभिन्न राजनीतिक और तकनीकी सलाह देता है कि किस प्रकार से जो योजनाएं हैं उस दिशा में हम कार्य कर सकें, ठीक है। यदि कोई राज्य सरकार किसी योजना के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में नीति आयोग से सलाह मशविरा करती है, तो वहाँ पर भी नीति आयोग उसके बारे में जवाब देती है, उसके बारे में उसको अवगत कराती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीति आयोग जो है इसका काम है कि भाई सिर्फ दो सरकारों के मध्य नहीं बल्कि ग्राम स्तर पर भी
ग्राम स्तर पर भी क्रियान्वयन के लिए योजनाओं को बनाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र और राज्य के स्तर पर, इसका काम यह भी है कि भाई ग्राम स्तर तक की जो योजनाएं हैं उन पर भी काम करना, कि गाँव को भी किस प्रकार से आधुनिक बनाया जाए। तो ग्राम स्तर पर जो योजनाएं हैं, आप कह लीजिए ग्राम स्तर पर जो योजनाएं हैं वहाँ पर भी इसकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ समन्वय एक महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है उनके साथ मिलकर भी काम करना। कई सारे हमारे मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का मुद्दा हो गया, जल संरक्षण का मुद्दा हो गया, कई सारे मुद्दे ऐसे हो गए जहाँ पर हमें वैश्विक जो एजेंसियाँ हैं, वैश्विक जो संस्थाएं हैं, वैश्विक जो स्वयंसेवी संगठन हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, संबंधित फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी सलाह लेना जरूरी होता है। तो ऐसी जो सलाह है वो नीति आयोग के माध्यम से ही, आप कह सकते हो नीति आयोग उसमें एक अहम कड़ी के रूप में काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों से समन्वय बनाने में भी नीति आयोग की भूमिका होती है। इसके साथ साथ मैं बताऊं तो खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्पादन में भी इसका योगदान देखने को मिलता है। इसका कार्य यह भी है कि भाई खाद्य सुरक्षा से आप आगे उठो और किसानों की जो समस्याएं हैं कि भाई किसान जो है उसको फसल का सही दाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसान का संबंधित फसल में उत्पादन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस दिशा में भी काम करना। तो खाद्य सुरक्षा से ऊपर उठकर ग्राउंड स्तर पर जाकर किसानों की समस्याओं को दूर करने में या किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल तक लाने में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारे अन्य आयोग हैं, कई सारे अन्य क्षेत्र हैं जिनका डायरेक्ट सरकार से समन्वय नहीं होता है, डायरेक्ट सरकार से आप कह सकते हो उनके संबंध नहीं होते हैं। तो ऐसे आयोगों और संस्थाओं से जो लगातार भारत की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी समन्वय बनाना, उनसे भी संपर्क स्थापित करना, उनको भी आप कह सकते हो गाइडेंस जारी करना, यह काम नीति आयोग का होता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें कि भाई नीति आयोग का ये तो हमने काम देख लिया, अब बात आती है नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा कि जब नीति आयोग बना तो बोला गया कि योजना आयोग में जो कमियां थी, ठीक है, योजना आयोग में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे बिंदुओं पर योजना आयोग से सवाल किया जाता था। तो ऐसा बोला गया कि योजना आयोग में जो कमियां हैं उनको नीति आयोग के माध्यम से दूर किया जाएगा, वो कमियां नीति आयोग में नहीं देखने को मिलेंगी। यदि हम इस दिशा में बात करें कि क्या जब नीति आयोग बना तो जो योजना आयोग की कमियां थी वो दूर हुई, क्या योजना आयोग से बेहतर तरीके से नीति आयोग कार्य कर रहा है, इस दिशा में जब हम देखते हैं, इस दिशा में जब हम सोचते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कई सारे क्षेत्रों में जो है ये योजना आयोग से बेहतर काम कर रहा है और उससे अलग हटके काम कर रहा है। जैसे आप जानते होंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किसने तैयार किया? राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा ही तैयार की गई एक योजना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के माध्यम से आप जान रहे होंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि देश से कुपोषण मिटाना है। इसके बाद आपने सुना होगा अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करें तो यह भी नीति आयोग द्वारा संचालित योजना है, नीति आयोग ने इसका रूपरेखा बनाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से यदि हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है, जैसे नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स पोर्टल बनाने को लेकर के बात हो रही थी, तो हमें देखने को मिलता है कि योजना आयोग जो है वो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग से ऊपर उठकर काम कर रहा है कुछ संदर्भों में। हालांकि कुछ संदर्भ ऐसे भी हैं जहां ये चुनौतियां भी पेश कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि विशेष रूप से चाहे वो शिक्षा की योजनाएं हों, स्वास्थ्य को लेकर के हो, मानव स्वास्थ्य को लेकर के हो, इसके साथ साथ कौशल विकास को लेकर के हो, तो लगातार नीति आयोग जो है स्वयं से इन योजनाओं को लेकर आता है, इन विचारों को लेकर के आता है और कार्यपालिका के माध्यम से फिर इनको आगे बढ़ाता है। तो आप कह सकते हो, ओवरऑल कह सकते हो कि नीति आयोग जो है जब से बना है निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, सकारात्मक सोच इस संस्था की देखने को मिली है।
अब बात आती है कि भाई इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, नीति आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, जो कि आपको लिखना था। ठीक है, नीति आयोग के समक्ष चुनौतियां, अभी सब मैं नोट डाउन करा दूंगा तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, नीति आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। नीति आयोग के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कार्यों का अतिव्यापन। क्या आता है? कार्यों का अतिव्यापन। पहली समस्या आती है कार्यों का अतिव्यापन। कार्यों के अतिव्यापन का तर्क क्या है यहाँ पे? कार्यों के अतिव्यापन से यहाँ पे हमें क्या समझना है? जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जब निर्वहन के लिए नीति आयोग के कार्यक्षेत्र या आप कह लीजिए अंतर्राज्य परिषद के कार्यक्षेत्र से बात आती है, तो कई बार क्या होता है कि जो नीति आयोग का कार्यक्षेत्र है या अंतर्राज्यीय परिषद का जो कार्यक्षेत्र है, उन दोनों में टकराव की स्थिति होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर समान विचार नहीं होते, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नीति आयोग कोई योजना लेकर आई है और उसको लागू कराने को लेकर वो काम कर रही है, तो जिस राज्य में वो लागू कराने को लेकर काम कर रही है वो राज्य भी उसी तरह से सोचता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि इनके हितों में टकराव होता है, इनके विचारों में टकराव होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है, और आप जानते हैं, तो इसलिए ऐसे समय पर जब कार्यों का आप कह सकते हो टकराव होता है, हितों का टकराव होता है, तो वहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद फिर बात आती है समृद्ध राज्यों का पक्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समृद्ध राज्यों का पक्ष। आप जानते हैं कि बोला क्या जाता है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, इस दिशा में काम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ऐसा देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को प्रोत्साहन देने में जो समृद्ध राज्य हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है, और जो आप कह सकते हो कि पिछड़े राज्य हैं, उनको इस प्रतियोगिता रूपी माहौल में उतना फायदा नहीं मिल पाता। तो यह भी देखने को मिलता है कि जो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फायदा मिलता है वो उन्हीं राज्यों को मिलता है जो आज बेहतर स्थिति में हैं, जो आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनमें इनको फायदा नहीं मिलता, उनको नुकसान होता है। इसके बाद बात आती है सांविधिक प्रकृति का अभाव। सांविधिक प्रकृति का अभाव। सांविधिक प्रकृति के अभाव की बात करें तो ये किस दिशा में बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में। ठीक है, आप जानते हो कि नीति आयोग एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है। क्योंकि ये एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये संभावना ज़्यादा रहती है कि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्यपालिका प्रस्ताव के माध्यम से ही संबंधित सरकार ने बनाया है। तो निश्चित तौर पर ये देखने को भी मिल रहा है, बहुत संदर्भों में ये देखने को मिल रहा है। और ऐसा आप कह सकते हो कि समान पार्टी की जहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ पे ये आरोप भी लगाते हैं विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं, वो आरोप भी लगाते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये सांविधिक प्रकृति का नहीं है, कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा इसको स्थापित किया गया है, और इसमें संघ सरकार का जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, और इसलिए हम उस योजना को लागू नहीं कर सकते या उस विचार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह भी देखने को मिलता है। इसके बाद फिर बात आती है सक्रिय कार्रवाई योग्य लक्ष्यों का अभाव। ठीक है, सरकारी कार्य या सक्रिय कार्रवाई हेतु जो लक्ष्यों का अभाव देखने को मिलता है, उसमें बात करें, जैसे आज के समय में कुछ चुनौतियां हैं जहां पर सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है। सक्रिय उपाय आज के समय में कहां पर करने की आवश्यकता है? जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उदाहरण के तौर पर रोजगार, बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है, भूखमरी एक ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है, स्वास्थ्य का एक ज्वलंत मुद्दा है। तो ये जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जो हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है कि 3 वर्षीय जो कार्रवाई एजेंडा है, ये चुनौतियों को लेकर के, ये जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, इनको लेकर के अविस्तारित दृष्टिकोण रखता है। क्योंकि 3 वर्षीय कार्रवाई एजेंडे के माध्यम से हम इस प्रकार की जो बड़ी चुनौतियां हैं उनको टैकल नहीं कर सकते, उनको हम हल नहीं कर सकते। तो एक समस्या यह भी देखने को मिलती है। इसके बाद बात आती है कार्यान्वयन पर। आप जानते हैं कि अनुशंसा तो दे देता है,
नीति आयोग अनुशंसा तो दे देता है, किसी योजना के बारे में, किसी विचार के बारे में अनुशंसा तो दे देता है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ठीक है, इनके जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका उत्तरदायित्व तो कोई नहीं है, किसी के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए क्रियान्वयन को लेकर के एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। नीति आयोग जो कहता है, जो करना चाहता है, उसका क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि इसके मूल्यांकन को लेकर के कोई भी इस तरह का आप कह सकते हो कि सिस्टम तैयार नहीं किया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिलती है। तो ज़रूरी है कि इन पहलुओं पर भी ध्यान दिए जाएं। जो अनुशंसाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज में सीमित ना रह जाएं, धरातल पर उनके प्रभाव देखने को मिले। इसको लेकर के ज़रूरी है कि इसका उत्तरदायित्व जो है फिक्स होना चाहिए किसी के प्रति, ठीक है। अब बात आता है इसमें जो चुनौतियां हैं उस तो हमने देख लिया। चुनौतियों के बाद फिर बात आती है कि भाई इनके समाधान के लिए हम क्या कार्य करें। जैसे हमने अभी लास्ट की चुनौती के बारे में बात किया कि इनका जो पावर है, जो शक्ति है इनको ना, वो सीमित दी गई है। सिर्फ एक क्रियान्वयन तो नहीं कर पाते, सिर्फ ये सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नियोजन निकाय है इसको कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाएं, और अतिरिक्त शक्तियां देने के साथ साथ जो यहाँ पे अधिकारी काम कर रहे हैं, जो नौकरशाह काम कर रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व तो फिक्स किया जाए और इनको किसी संस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, ठीक है, चाहे वो विधायिका के प्रति हो या जनता के प्रति, ठीक है। तो बात वही हुई, तो विधायिका के प्रति इनको जवाबदेही बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनमें जो पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त संसाधनों का भी आवंटन करना चाहिए, जिससे ये जो कार्य हैं, ये जो विचार लेकर के आते हैं उसका ये सही रूप से क्रियान्वयन कर सकें और उसको मूर्त रूप दे सकें। तो एक समस्या यह भी आपको देखने को मिलती है और इस आधार पे इसका समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ यह भी, क्योंकि जैसे इस पे आरोप लगता है कि एक कार्यपालिका प्रस्ताव के माध्यम से ही इसको स्थापित किया गया, तो जिस पे आरोप जो लगता है कि भाई इसमें जो केंद्र का पक्ष है वो हावी रहता है, तो ऐसा कोई आरोप ना लगे, पक्षपात रहित रवैया ये अपनाए, इसको लेकर के कुछ विशेष शक्तियां यहाँ पे दी जानी चाहिए, जिससे ये कार्यपालिका, जिस प्रकार से कार्यपालिका ने इसको बनाया है उस पर आरोप जो लगते हैं वो यहाँ पे साबित ना हो, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। अब बात आती है निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि निष्कर्ष हमेशा आपका सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें सकारात्मक निष्कर्ष कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि नीति आयोग जब से स्थापित हुआ है उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, ठीक है। सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अभी 2 योजनाओं का मैंने जिक्र किया, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मैंने जिक्र किया, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि नीति आयोग द्वारा अपने स्थापना के तुरंत बाद से लगातार सकारात्मक रूप से योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, और जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने हेतु लगातार फोकस भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि केंद्र राज्य संबंधों में समन्वयक कड़ी के रूप में भी ये काफ़ी हद तक सफल रहा है, और केंद्र राज्य संबंधों में जो समन्वय की कमी देखने को मिल रही थी योजना आयोग के समय, वो अब यहाँ पर कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यह भी बताना है कि केंद्र सरकार को, क्योंकि राज्यों को अधिक विश्वास में लेने की आवश्यकता है, और इस दिशा में भी नीति आयोग बेहतर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक बेहतर उत्तर लिखा जा सकता था इन मुद्दों पर, और इस आधार से एक उत्तर आपका, इस आधार पर एक उत्तर कंप्लीट होता। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो नोट डाउन करना है, कर लीजिए, क्योंकि अब प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सेशन में कुछ अनिवार्य फैक्ट आपको नोट डाउन करा दिए जाए। अब नोट डाउन क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है नीति आयोग। अब यहाँ पे इस प्रश्न के संदर्भ में मैं नहीं नोट करा रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न के संदर्भ में नहीं नोट डाउन करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नीति आयोग के बारे में नोट डाउन करा रहा हूँ कि नीति आयोग के बारे में कभी आपसे पूछा जाए, कभी आपसे पूछा जाए तो अब कोई समस्या ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात, नीति आयोग क्या है सबको पता है, आपने लिखा है बखूबी तरीके से, अभी उस पर भी हम आएंगे, तो उतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से कर लीजिएगा। संगठनात्मक इसका ढांचा क्या है वह भी स्वयं से कर लीजिएगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैं नोट डाउन आपको कराने जा रहा हूँ, जैसे नीति आयोग के कार्य, तो हेडिंग डालिएगा नीति आयोग के कार्य,
नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग के कार्य, इसमें लिखिएगा हर राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, फास्ट लिखिएगा, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय उद्देश्य के आलोक में, राष्ट्रीय उद्देश्य के आलोक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों व रणनीतियों का विकास करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों व रणनीतियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ संरचनात्मक सहयोग की पहल, राज्यों के साथ संरचनात्मक सहयोग की पहल एवं तंत्र का विकास। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सशक्त राज्य ही मजबूत राष्ट्र का विकास करते हैं, सशक्त राज्य ही मजबूत राष्ट्र का विकास करते हैं। तीसरा पॉइंट, रणनीतिक और दीर्घ अवधि नीति, रणनीतिक और दीर्घ अवधि नीति तथा कार्यान्वयन का तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना एवं उनकी प्रगति व क्षमता को मॉनिटर करना। अनुवीक्षण एवं प्रतिक्रिया के आधार पर, अनुवीक्षण एवं प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार लागू किए जाएंगे। आगे लिखिएगा, जो क्षेत्र आयोग को निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो क्षेत्र आयोग को निर्दिष्ट किए जाएंगे उनके संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रणनीति व अन्य नीति का निर्माण करना। अगला, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को तैयार करना एवं इनको उत्तरोत्तर रूप से उच्चतम स्तर तक पहुंचाना, एवं इनको उत्तरोत्तर रूप से उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। आगे नोट करिएगा, महत्वपूर्ण पणधारियों और समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, महत्वपूर्ण पणधारियों और समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक व नीतिगत अनुसंधान संस्थाओं के बीच, और शैक्षिक व नीतिगत अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों व अन्य भागीदारों के माध्यम से ज्ञान, नवाचार व उद्यमशीलता सहायक प्रणाली का विकास, ज्ञान, नवाचार व उद्यमशीलता सहायक प्रणाली का विकास। आगे नोट करिएगा, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की, जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वोत्तम प्रणालियों पर अनुसंधान के साथ साथ, सर्वोत्तम प्रणालियों पर अनुसंधान के साथ साथ हितधारकों तक पहुंच बनाने में मदद करें,
अगला, कार्यक्रम व नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण पर फोकस। प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण पर फोकस। आगे, राष्ट्रीय विकास का एजेंडा व उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना। आगे नोट करना, नीति आयोग का महत्व। अगली हेडिंग डालना, नीति आयोग का महत्व। इसमें पहला नोट कर लेना, सहकारी संघवाद। इसमें क्या क्या हेडिंग डालना है वो मैं आपको बता देता हूं, और कोई भी पुस्तक होगी वहां पे मिल जाएगा आपके पास। पहली हेडिंग इसमें रहेगी सहकारी संघवाद, ठीक है। दूसरी हेडिंग देखो, इनके बारे में भी बताया गया तो स्वयं से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो चलो नोट करा देता हूँ। नोट करो, फास्ट नोट करो। सहकारी संघवाद, इसमें नोट करो। नीति आयोग की कार्यप्रणाली में राज्य सरकारों को प्रमुखता प्रदान की गई है। नीति आयोग की कार्यप्रणाली में राज्य सरकारों को प्रमुखता प्रदान की गई है तथा यह केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य मुद्दे के समाधान की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करता है। दूसरा हेडिंग इसमें रहेगा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, इसमें लिखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें लिखिएगा, नीति आयोग द्वारा विकसित सूचकांकों में राज्यों के मध्य बेहतर प्रदर्शन हेतु नीति आयोग द्वारा विकसित सूचकांकों में राज्यों के मध्य बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। ये सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों जैसे डिजिटल परिवर्तन सूचकांक, नवाचार सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक इत्यादि में वृद्धिशील वार्षिक परिणामों का मापन करते हैं। अगली हेडिंग, समावेशी विकास पर फोकस। इसमें नोट करिएगा, इसमें 115 आकांक्षी जिलों के रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशेष पहल प्रारंभ की गई है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक नोडल निकाय भी है। इसके अतिरिक्त अगली हेडिंग आप डाल सकते हो आर्थिक सुधार, उस पर लिख सकते हो संतुलित क्षेत्रीय विकास पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के समक्ष चुनौतियों के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, नीति आयोग के समक्ष चुनौतियां। इसमें लिखिएगा, सबसे पहला, कार्यों का अतिव्यापन। पहली हेडिंग, कार्यों का अतिव्यापन।
कार्यों का अतिव्यापन, इसमें लिखिएगा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में, सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में, सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में नीति आयोग के कार्यक्षेत्र, नीति आयोग के कार्यक्षेत्र अंतर राज्य परिषद के कार्यक्षेत्र से, नीति आयोग के कार्यक्षेत्र अंतर राज्य परिषद के कार्यक्षेत्र से कहीं कहीं टकरा जाते हैं, कहीं कहीं टकरा जाते हैं। ज्ञातव्य है कि अंतर राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ज्ञातव्य है कि अंतर राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में अंतर विभागीय समन्वयन की जिम्मेदारी, वर्तमान में अंतर विभागीय समन्वयन की जिम्मेदारी कैबिनेट सचिव के कार्यालय पर होती है और उसके लिए समन्वय करना, और उसके लिए समन्वय करना मुश्किल होता है। दूसरी हेडिंग समृद्ध राज्यों का पक्ष, समृद्ध राज्यों का पक्ष, इसमें लिखिएगा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने में, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने से समृद्ध राज्यों को अधिक लाभ हो सकता है, समृद्ध राज्यों को अधिक लाभ हो सकता है, जबकि पिछड़े राज्यों को हानि होती है, जबकि पिछड़े राज्यों को हानि हो सकती है। तीसरी हेडिंग डालिएगा सांविधिक प्रकृति का अभाव, सांविधिक प्रकृति का अभाव, नोट करेगा क्योंकि इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए इसमें संघ सरकार के हस्तक्षेप की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए इसमें संघ सरकार के हस्तक्षेप की संभावनाएं अधिक होती हैं। आगे कार्यान्वयन पर सीमित फोकस, अगली हेडिंग कार्यान्वयन पर सीमित फोकस, इसमें लिखिएगा यह अपनी अनुशंसाओं के व्यवहारिक पहलुओं पर, यह अपनी अनुशंसाओं के, यह अपनी अनुशंसाओं के व्यवहारिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है, यह अपनी अनुशंसाओं के व्यवहारिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है, जैसे कि नौकरशाहों के उत्तरदायित्व का निर्धारण, जैसे कि नौकरशाहों के उत्तरदायित्व का निर्धारण, सरकार नागरिक अंतःक्रिया, सरकार नागरिक अंतःक्रिया इत्यादि। आगे लिखिएगा ये इसके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के लिए, ये इसके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के लिए अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है, किंतु इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण, किंतु इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये अनुशंसाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती हैं, ये अनुशंसाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया, चुनौतियों के बारे में नोट कर लिया आपने, चुनौतियों के साथ साथ आपने नोट कर लिया इसका महत्व क्या था, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ बेसिक जानकारी और इसके बारे में नोट करना है और उसी के बाद नीति आयोग की ये चर्चा समाप्त होगी। अब जो आपको नोट करना है, चुनौतियां हो गया, मूल्यांकन हो गया, समाधान। अब नोट करिएगा समाधान, समाधान, इसमें नोट करिएगा नियोजन निकाय को, समाधान में नोट करिएगा नियोजन निकाय को
आवश्यक शक्तियों से लैस करने की आवश्यकता है, आवश्यक शक्तियों से लैस करने की आवश्यकता है ताकि वह परिवर्तन को प्रभावित कर सके, ताकि वह परिवर्तन को प्रभावित कर सके, ताकि वह परिवर्तन को प्रभावित कर सके। दूसरा पॉइंट इसी में नोट करिएगा, आवश्यक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, आवश्यक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि नीति आयोग को पर्याप्त संसाधनों का आवंटन किया जाए, नीति आयोग को पर्याप्त संसाधनों का आवंटन किया जाए। ठीक है, आगे अगला, लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिए नीति आयोग को विधायिका के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता है, कानूनी रूप से जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे अधिक जवाबदेही आएगी, इससे अधिक जवाबदेही आएगी। इस क्रम में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस क्रम में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह संस्था गैर पक्षपातपूर्ण रवैये वाली संस्था बनी रहे, गैर पक्षपातपूर्ण रवैये वाली संस्था बनी रहे। अब नोट करिएगा निष्कर्ष, निष्कर्ष इसमें नोट करिएगा, नीति आयोग की स्थापना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, नीति आयोग की स्थापना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और यह संस्था सिस्टम में बड़े स्तर की जिम्मेदारी लाने में भी मदद कर रहा है, और यह संस्था सिस्टम में बड़े स्तर की जिम्मेदारी लाने में मदद कर रहा है। नीति आयोग के गठन के बाद से, नीति आयोग के गठन के बाद से केंद्र राज्य समन्वय भी बेहतर हुआ है, केंद्र राज्य समन्वय भी बेहतर हुआ है और इस प्रकार के व्यापक कार्यों और इसकी सफलता को देखते हुए, व्यापक कार्यों और इसकी सफलता को देखते हुए आवश्यकता है कि इसको और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए और वित्त आयोग की तरह संवैधानिक निकाय बनाया जाए, वित्त आयोग की भांति एक संवैधानिक निकाय बनाया जाए जिससे यह अपने कार्यों को और बखूबी अंजाम दे सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉपी सबमिट हुई है, आप में से ही किसी एक की है, क्या लिखा है देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के आधार पर की गई जो 1 जनवरी 2000। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो शाब्दिक त्रुटि देखने को, जो वाक्य में त्रुटि देखने को मिल रही है, क्या है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के आधार पर की गई है जो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। भैया ये जब शब्द आप पढ़ते हो ना, ये दोनों लाइन आप पढ़ते हो ना, तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा कि यहाँ पे अपने आप में वाक्य में त्रुटि है। ठीक है, आगे देखने को मिल रहा है, यह एक ऐसा आयोग जिसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक स्थिति के बारे में विशेष रूप से गठन एवं चर्चा का मुख्य केंद्र के रूप में। गलत, ये जो आपका वाक्य है ना, आप खुद पढ़िए, आपको अपने वाक्य में त्रुटियां नजर आएंगी। ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये पढ़ने में अपने आप आपका ब्रेक लग जा रहा है। जब आप पढ़ते हो तो लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं इनके जो क्रम है ना उसमें त्रुटियां हैं। तो क्रम
में मुख्य की ज़रूरत है। आगे देखते हैं उद्देश्य आपने क्या बताए हैं। आपने बताया है नीति आयोग का उद्देश्य यह है कि मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य की आर्थिक स्थिति में जो भी राज्य भैया पूरी नहीं होता, पूरी होता है, पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं उनके बारे में विशेष विचार करने का एक साधन है। इसके तहत अनेक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विशेष चर्चा करना। आपका सबसे पहले आप जो लिखा करो उसको पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि आप जो लिखते हो ठीक है, कंटेंट अच्छा है, ठीक है, जो आप कहना चाहते हो वो भी अच्छा है, लेकिन कहने के लिए जो वाक्य का प्रयोग कर रहे हो ना वो गलत हो जाता है। वो पढ़ने में आप देखते हो कि जब आप कोई एक वाक्य को पढ़ते हो ना, लिंक नहीं होता एक दूसरे से, ठीक है, वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। पढ़िएगा, कमी मिल जाएगी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तथा इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चयनित। देखो यहाँ पे क्या है ना, आप संरचना बता रहे हो तो यहाँ पे ये बताना चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी आज हैं ना, कल रहें या ना रहें, तो ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे आप बोलो कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी हैं पूर्ण विराम तथा, भैया पूर्ण विराम के बाद तथा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। CEO आपने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा, CEO अमिताभ कांत, फिर से जाके देख लीजिएगा भैया, नीति आयोग के CEO कौन है, फिर से जाके देखिएगा। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं मुख्य आदेशकर्ता के रूप में PM जी द्वारा ही देखरेख किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उसके मुख्य आदेशकर्ता के रूप में PM जी द्वारा ही देखरेख किया जाता है। ये शब्द ही अपने आप में गलत है, ठीक है। अनेक राज्यों के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, जब राज्यपाल लिखा तो एवं का प्रयोग किया तो कामा का प्रयोग नहीं होगा, राज्यपाल कामा एवं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुख्य गलत लिखे हो आप, मुख्य लिखे हो, ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था एक साथ होती है, अर्थ अलग व्यवस्था अलग नहीं लिखा जाता है। आर्थिक स्थिति का विशेष रूप से निवारण किया जाए। बहुत कमियां भैया, पहले तो शब्दों पे आप फोकस करो। और मुझे लगता है कि आज आपने भी पेज में सबमिट किया था, ठीक है, तो प्लीज़ आज पहली कॉपी थी इस वजह से मैंने चेक कर दिया है, आगे से इस तरह से कॉपी आएगी भैया तो नहीं चेक की जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पेज में आपकी कॉपियाँ ना सबमिट हों, PDF फाइल बना के सबमिट करोगे तो अच्छे से उसका मूल्यांकन होगा। PDF फाइल में नहीं सबमिट करोगे भैया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक पेज ओपन करने का समय नहीं है कि 10 लोग इस तरह से कॉपी भेज दें और 10 कॉपियों के 3-3 पेज हो तो 30 पेज हम एक एक को खोज के चेक करें, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि यदि आप इतने इच्छुक हैं उत्तर लेखन के तो थोड़ा सा समय ले करके, जैसे आप भेजते हैं तो 2 मिनट का समय लगता है PDF बनाने में, आप PDF बना सकते हैं। इसमें क्या है हम देख लेते हैं, 1 मिनट। दूसरी कॉपी किसकी है इसको हम देख लेते हैं। चलिए, आपने भी PDF बनाया है लेकिन थोड़ा सा टॉप में कट गया है, कोई बात नहीं। बोला गया है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत अच्छा। नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा, ठीक है, ये आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो पूछा नहीं गया है ना कि नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा बताइए। आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो उसी पेन से कि भाई ये संस्था है, और यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे होंगे ना तो बहुत छोटे में बहुत संक्षिप्त में आपने बताया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बताइए, ठीक है। कब गठन किया गया आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पे और आपको बताने की ज़रूरत है कि भाई नीति आयोग का जब गठन किया गया तो क्यों ज़रूरी था नीति आयोग का गठन करना, वो प्रारंभ में आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सही है। नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा, अब आपने क्या अध्यक्ष लिखा है लाइन से बाहर, मैडम ये नहीं होना चाहिए, या सर जिसकी भी कॉपी है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसके अंदर लाइनिंग के अंदर ही लिखना है। इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होता है, इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होता है, आप खुद समझिएगा, पढ़िएगा
कमी मिल जाएगी। बार बार कहता हूँ कि जब आप उत्तर लिखते हो ना, यदि आप स्वयं से पढ़ लो ना, तो आधी कमियों को तो आप स्वयं से पकड़ लो, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। आपने दूसरी गलती क्या की, गवर्निंग काउंसिल। मैडम इसको, यदि आपको हिंदी इसके नहीं पता थे तो इसी शब्द को आप हिंदी में लिख सकते थे, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल, ये गलत है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त। उद्देश्य एवं कार्य, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, ठीक है, ये उद्देश्य आपने बता दिए कुछ। फिर आपने अच्छा उद्देश्य ही बताए हैं, फिर निष्कर्ष भी इतनी जल्दी आ गया आपका। देखो अभी क्या है कि आपने पहले भाग का ही जिक्र नहीं किया और इसके बाद आप निष्कर्ष में आ गए। सबसे पहले तो यही बताना था, नीति आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। मतलब सबसे पहले नीति आयोग क्या है, उसके संगठनात्मक ढांचा के बारे में, ठीक है, इसके बाद उसके कार्यों के बारे में हमें बताना था, उसके कार्यों का मूल्यांकन करना था, उसके बाद फिर आप बढ़ते। तो ये उत्तर आपका अधूरा है मैडम, आगे से ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है पहली प्रीति जी का है, हो सकता है पहली बार आपने लिखा हो। निष्कर्ष में क्या लिखा है, योजना आयोग के स्थान पर ये नीति काफ़ी काम कर रही है। ये नीति, योजना आयोग के स्थान पर ये नीति काफ़ी काम कर रही है। इसमें केंद्रीकृत नीति बनाई जाती है तथा सरकार द्वारा बहुत त्रुटि है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इस प्रकार के उत्तर से, बहुत सुधार की ज़रूरत है। इसलिए आगे से सबसे पहले ज़रूरत यही है कि जो कॉपियाँ और सबमिट की जाएँ, जैसे मैं यदि आपको बोलूँ आज कि किसी ने अच्छा लिखा है तो प्लीज़ उसकी कॉपी को जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत शब्द सीमा कम है, ठीक है, चल जाएगा काम, लेकिन जो लिखा भी है उसमें भी त्रुटियां हैं। अभी एक कॉपी ये आई है, आप में से ही किसी की है। नीति आयोग क्या है, आपने बताया नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। बढ़िया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, लेकिन यह पूर्ण रूप से कार्य 2017 के बाद आया है, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्थापित कर दिया गया, योजना को स्थगित कर दिया गया। हालांकि थिंक टैंक के रूप में यह 2015 से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नियुक्ति शब्द गलत लिखा है, का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे पेज में आपने क्या बताया है, नीति आयोग के उद्देश्य व कार्य। नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना, केंद्र राज्य के बीच समन्वय को बढ़ाना। थिंक टैंक भैया हिंदी में लिखिए इसको, के रूप में कार्य करना, ठीक है, इस थिंक टैंक शब्द का प्रयोग हिंदी में करिए। योजना आयोग की नीति केंद्रीकृत थी, जबकि नीति आयोग में क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना है। बहुत अच्छा। नीति आयोग के समक्ष चुनौतियां। अब इसको चुनौतियां जब आप लिख रहे हैं ना, तो बिंदुवार लिख दीजिए चुनौतियां, जरूरी नहीं आप नंबर डालिए, आप डॉट से डॉट करके लिख सकते हो। तो नीति आयोग की जो चुनौतियां हैं इनको आप इसी तरह लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। पैरावाइज लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। नीति आयोग को भारत के जटिल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में कार्यान्वयन, अंतराल, डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता है, समन्वय, वित्त पोषण और आउटसोर्सिंग सुधार, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। समाधान। अब देखो यहाँ पे चुनौतियाँ आपने लिखा ना, चुनौतियाँ, आपने चुनौतियों में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। यदि आपको इसी तरह के क्रमबद्ध तरीके से लिखे होते पॉइंट वाइज में, यही जो आपने पैराग्राफ में लिखा ना, हालांकि बहुत कम है, ठीक है, लेकिन यदि इसी को आप पॉइंट वाइज करके लिख देते तो थोड़ा सा ये और अट्रैक्टिव होता और इसका आपको फ़ायदा मिलता। ये कमी है आप में। समाधान की बात करें, जैसे समाधान आपने पॉइंट वाइज करके लिखा, इसी तरह से उसको भी लिखने की ज़रूरत थी। समाधान क्या है, संगठन का राजनीतिकरण ना हो, निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग योगदान देना चाहिए। पर्याप्त संसाधनों, पर्याप्त शब्द गलत है, पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। सुनिश्चित करें कि नियोजन निकाय एक गैर पक्षपाती संस्था, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा लिखा है आपने, लेकिन क्योंकि बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो शब्द थोड़े से और होने चाहिए। निष्कर्ष में लिखा है, नीति आयोग ने भारत में परिवर्तन के संचालन का दायित्व राज्यों को सौंपा है। भारत सतत विकास लक्ष्य 2030 प्राप्त करने के मार्ग में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार ने कई मिशन, देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि जो आपने लिखा है ना, हमेशा जब हम निष्कर्ष लिखते हैं ना, तो निष्कर्ष जो प्रश्न है ना उससे हटकर नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा प्रश्न से जुड़ा हुआ होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि आप उसी पर निष्कर्ष लिख रहे हो, तो प्रश्न पर केंद्रित होना चाहिए, जो मुख्य भाग है ना उसी पर केंद्रित होना चाहिए, जिसको जो कीवर्ड है ना उसी पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2030 और आगे के जो लक्ष्य आप बता दिए वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए था कि भाई नीति आयोग जो अभी 2015 से बना है, तो 2015 से लेकर आज तक क्या सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हो। साथ ही साथ वहीं पर एक दो पॉइंट और सुधारों को लेकर के आप डाल सकते थे, लेकिन ऐसे जो भी यहाँ पे जानकारी देते हैं उनका पूर्व में जिक्र नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपकी कॉपी हो गई भैया। और इसके बाद देख लेते हैं यदि किसी की कॉपी और आई हो। 3 कॉपियाँ, 3 या 4 ही कॉपियाँ थी जिनका हमने जिक्र कर लिया। बाकी के लोग या तो पेज में शेयर किए हैं या तो त्रुटियां वाली कॉपियां हैं, जैसे कि पढ़ने योग्य नहीं है। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉपियां सबमिट की जाएं वो PDF फॉर्मेट में सबमिट की जाएं, और प्रत्येक दिन जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा उससे ज़रूरी यदि कुछ भी ऐसा होगा कि लिखाया जाए, नोट डाउन कराया जाए, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आज के सेशन में उत्तर लेखन के 9:30 पर जुड़ना ना भूलें।